किसान त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। जीवन भर किसान मिट्टी से फसल उत्पन्न करने की तपस्या करता रहता है। तपती धूप, कड़ाके की ठंड, मूसलाधार बारिश में भी डटकर किसान हमारे पेट भरने के लिए काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसान संघर्ष कर रहा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। किसानों की लड़ाई के हित के लिए कई संस्थान काम कर रही है। ऐसी एक संस्था है भारतीय किसान संगठन, जिसका लक्ष्य भारतीय किसानों का समग्र विकास करना है। नमस्कार, मैं विक्रांत राठी और आप देख रहे हैं द लोकमंच। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि किसान भाइयों के लिए हम एक प्रोग्राम लेकर आएंगे जिसमें किसान भाइयों के हम मुद्दे उठाएंगे, उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। उसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राजेंद्र यादव। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। राजेंद्र यादव जी भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज किसानों के मुद्दे पर हम इन्हीं से कुछ सवाल करेंगे। राजेंद्र जी, कोरोना महामारी का समय चल रहा है, तो किसान भाइयों को क्या समस्या आई है इस दौरान? देखिए, कोरोना काल जो चल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा समस्या को अगर देखा है तो सिर्फ किसानों ने देखा है जी। एक तरफ पूरे देश में लॉकडाउन का माहौल था और दूसरी तरफ किसान की फसल खेतों में खड़ी हुई थी। अब किसान अपनी जान को जोखिम में रखते हुए खेत में जाना मजबूरी हो गया जी। अगर खेत में किसान नहीं जाएगा तो उसकी फसल जो है वो बर्बाद हो जाएगी जी। और समस्या जो सबसे बड़ी आई कि जो उसके उपकरण हैं, उपकरण को हर साल मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है। वो मरम्मत कराए तो कराए कहाँ से भाई? लॉकडाउन है, लॉकडाउन में सारे बाज़ार बंद हैं, जो ज़रूरी उपकरण हैं वो बाज़ार में उपलब्ध नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या किसान के सामने आई। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आई कि किसान ने अपना जैसे तैसे कर अपने उपकरण ठीक कर लिए, मरम्मत कर ली, खुद से मरम्मत कर ली। उसके बाद उस फसल को बाज़ार में ले जाने के लिए, अब बाज़ार में ले जाने के लिए भी उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। एक तरफ सरकार ने कहा कि हम किसान की फसल जो है किसान के खेत से उठा लेंगे। किसान उस इंतजार में बैठा रहा कि हो सकता है सरकार ने कुछ कहा है तो सरकार कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि तुम्हारी फसल जो है खेत से जाने लगे। लेकिन वो भी एक सरकार ने धता बताया और किसान को मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ा और मंडी तक आना पड़ा। मंडी में जो भी हुआ वो आप सब जानते हैं कि मंडी में किसान के साथ क्या हुआ। भाई, किसान ने अपनी जान को जोखिम में डाला और कोरोना काल में उसने अपना जिम्मेवारी समझी कि आज अगर देश को अन्न नहीं मिला तो पूरा देश भूखा मर जाएगा। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो किसान ने कोरोना काल में देखी हैं। सरकार इसमें पीछे क्यों रही? जब सरकार ने एक वादा किया था कि जो फसलें हम घर घर जाके उठाएंगे, तो सरकार इसमें पीछे क्यों रही? क्या कारण रहा है इसका? देखिए, कारण सरकार का सिर्फ ये है कि जब एक तरीके से अनपढ़ लोग पढ़े लिखे लोगों की कापियाँ जांचेंगे तो देश में यही होगा। ये कृषि आधारित देश है, पूरा देश इस कृषि पर निर्भर है। तो सरकार को जब पता था कि आप लॉकडाउन लगा रहे हो तो कुछ दिन रुक जाते, 10 से 15 दिन लगा लेते, अपनी जो भी तैयारी थी तैयारी कर लेते। आपके पास ये तैयारी नहीं कि वह किसान की फसल वहाँ तक कैसे पहुँचे या किसान की फसल को उठाने के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे। ये हर साल की एक कहानी होती है कि देश का जो भी किसान है वो मजदूरी करने के लिए शहर में आता है और मार्च और अप्रैल के महीना में ये धीरे धीरे अपने गांव की तरफ जाते हैं। उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि पूरी साल उन्होंने अपना भरण पोषण करते हैं शहर के माध्यम से मेहनत मजदूरी करके। लेकिन कहीं ना कहीं उसका दर्द छिपा होता है कि उसकी फसल जो है वो फसल उठ जाए और देश को पर्याप्त मात्रा में अन्न मिल जाए। लेकिन लॉकडाउन में बहुत जल्दी करने के कारण किस मजदूर गाँव तक पहुँचा नहीं और मजदूर नहीं पहुँचा, ऊपर से सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई नहीं, ऐसा कोई नियम कायदे कानून बनाए नहीं। कह सकते हैं कि लॉकडाउन जल्द सरकार ने कर दिया। उस समय लॉकडाउन की आवश्यकता थी। जिस हिसाब से कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, भारत में कोरोना आ चुका था, तो लॉकडाउन ही एक ऐसा राह दिख रही थी। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लॉकडाउन एक हो सकता है कि बहुत अच्छी सोची समझी नीति के तहत इन्होंने लॉकडाउन लगाया हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब हम लोग इस देश में रहते हैं, हमें यहाँ का पता है कि भाई इस महीने ये काम होना है, इस महीने ये काम होना है। जब आपको पता है कि आपके पास कोई पूरी तैयारी नहीं है और तैयारी ना होने के बावजूद एक तरीके से आपने लॉकडाउन को थोप दिया।
आपने ये नहीं देखा भाई किसान की फसल तैयार खड़ी हुई है, ये तो कोई भी बता सकता है भाई गेहूं की फसल है, अप्रैल में तैयार हो जाती है, और मजदूर जो है मजदूर पहुंचा नहीं है। तैयारी आपने ऐसी कोई मशीनरी आपने उपलब्ध नहीं कराई कि जिससे किसान अपनी फसल को मंडी तक पहुंचा दे, या आप लोग के पास कोई ऐसे यंत्र हों कि जो फसल को किसान के साथ लग के उसे मंडी तक ले आएं। तो ये एक तरीके से लॉकडाउन के लिए बहुत जल्दबाजी की इन्होंने। चलिए ठीक है, सरकार अगर आपको लगता है नाकामयाब रही पैच, चलिए आपको अगर लगता है सरकार ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया, अपने वादे पर खरी नहीं उतरी, आपका संगठन भी तो था, आप भी तो किसानों की आवाज उठा रहे हैं, तो आपने क्या किया इस समय में? देखिए, जहाँ तक किसान संगठन की बात है, किसान संगठन अपनी जिम्मेवारी बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन किसान संगठन किसी भी बात को रखने के लिए, सरकार के सामने रखने के लिए हम लोग अपना आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन देते हैं। लेकिन इन लोगों ने एक व्यवस्था ये कर दी कि आप कोरोना काल में कोई ज्ञापन नहीं दे सकते, आप कोई धरना नहीं कर सकते, कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते। आप लोग जब इतनी बंदिशें लगा रहे हैं किसी भी किसान संगठन के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आप लॉकडाउन लगाने से पहले कम से कम जो देश की जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, किसान संगठन हैं, उनसे एक बार राय लेते कि भाई हम लोग इस तरीके से करना चाह रहे हैं, इसमें किसानों को क्या नुकसान होगा या आम आदमी को क्या क्या नुकसान होगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोचने लायक बात होती हैं। लेकिन कुछ फैसले राजेंद्र जी ऐसे होते हैं, इमरजेंसी में कुछ लिए जाते हैं, ये एक प्रकार की इमरजेंसी थी। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हो सकता है कि सरकार ने बहुत इमरजेंसी में लिया, लेकिन आपने कोई फैसला लिया है इमरजेंसी में आपने ले लिया, तो ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि बीच में ही आपको लॉकडाउन खोलना पड़ गया, बसें चलानी पड़ गई? तो ये कहीं ना कहीं आपकी गलती थी, कहीं ना कहीं सरकार की गलती थी। तो सरकार ने उस गलती को छुपाने के लिए बस चलाई। भाई आपने बहुत ही जल्दबाजी में कोई फैसला लिया है, ये आपने सिद्ध कर दिया, क्योंकि बीच में बसें चलाई, मजदूरों को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि आपने कृषि यंत्र के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपने परिपक्व तैयारी नहीं करी थी। अगर तैयारी आपने परिपक्व तरीके से की होती तो आपको बीच में बस चलाने की जरूरत नहीं थी। हो सकता है कोरोना काल में जो आपने लॉकडाउन लगाया था, वो लॉकडाउन पूर्ण रूप से क्या कहते हैं आप लॉकडाउन लगाते, तो हो सकता है आज जो हम ये देख रहे हैं कि कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, हो सकता है ना बढ़ते। जी, महंगाई बढ़ रही है, तेल की कीमतों में रोज इजाफा हो रहा है, ऐसे में आप क्या कहेंगे कि किसान भाई को ट्यूबवेल, मोटर, हर चीज़ में तेल की ज़रूरत है, उसने ट्रैक्टर भी चलाना है, उसको मोटर भी अपनी यूज़ करनी है, और उसके बाद उसने अपने बच्चों की फीस भी देनी है। जब तेल का ही खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, कर्जे में डूबा हुआ है किसान, क्या करेगा? तो इस चीज़ के लिए तो आप लोग सब जानते हैं कि भाई कोरोना काल में तेल की जो कीमत थी वो बहुत नीचे आई, लेकिन ये भारत सरकार है कि किस नीति पे चल रही है वो ये लोग जानते हैं, क्योंकि वही बात आती है कि ये बताते हैं कि जी कोरोना काल है, आपातकालीन स्थिति है, इस वजह से हमें तेल के पैसे बढ़ाने पड़ रहे हैं। या क्यों बढ़ाने पड़ रहे हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम हैं तो आप लोग भी कीमतें कम करिएगा। और किसान तो पूरा का पूरा निर्भर आज डीजल के ऊपर है। भाई अब खेती का काम चल रहा है, आपकी धान की रोपाई हो चुकी है, धान में पानी लगना है, ट्रैक्टर चलाएगा, इंजन चलाएगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसान को डीजल से सीधा जुड़ा हुआ है। और आप इस टाइम में उसकी कमर तोड़ देंगे और कल को आप ये कहेंगे कि भैया किसान की फसल का हम पैसा बढ़ा नहीं सकते, तो किसान तो बेचारा वहाँ का वही रह गया। कोई नई चीज़ तो आप करोगे नहीं। जब किसान को ज़रूरत होती है, जब आप पैसे बढ़ा देते हो और उसके फसल के पैसे बढ़ाते नहीं हो, तो किसान की कमर तो टूटी रहेगी। स्वामीनाथन रिपोर्ट, स्वामीनाथन जी ने जो एक रिपोर्ट बनाई थी, उन्होंने कुछ मांगे थी, वो मांगे सरकार के सामने रखी। भाई ये कुछ विशेष मांगे तो ऐसी है नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा विशेष मांगे हैं या सरकार इस पर कोई सोच नहीं सकती, अमल नहीं कर सकती। इसमें मैं मुख्य मांगे बता देता हूँ आपको कि इसमें कहा था कि लागत का 50% जो है वो बढ़ाकर किसान को दे दो, किसान भाइयों को दे दिया जाए, और आपदा कोष बना दिया जाए। भाई जो भी बरसात होती है, बाढ़ होती है, सूखा होता है, इस तरीके की जो समस्या से जो किसान भाई क्या कहते हैं पीड़ित होते हैं, जो तो उनको कुछ ना कुछ राहत पैकेज मिल जाए। और बीमा, सभी किसान फसलों का बीमा होना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी मांगे हैं, बस ये लोग उसको लागू कर दें। लागू करने में ये पता नहीं क्यों सरकार ने स्कीमें भी करी हैं, फसल बीमा भी हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि चलो ठीक है, किसान हमारे जो पढ़े लिखे हैं या जिन तक ये स्कीम की अवेयरनेस हो जाती है वो लोग बीमा करवा भी लेते हैं, और जो पढ़े लिखे किसान नहीं है, जो छोटे तबके का किसान है, वो फसल बीमा नहीं करा पा रहा, या जो सरकार की जो
स्कीमें निकली हैं, जो नई स्कीम जो सरकार लागू करती है, वो किसान भाई तक नहीं पहुंच पा रही, या किसान अवेयर नहीं है, तो क्या आपके संगठन का ये काम नहीं है कि आप उसे अवेयर कराएं? देखिए, बीमा नहीं है, आप उसका बीमा करवाएं। मैं आपको बता देता हूं। शराब पीने से जी नुकसान है, आदमी के शरीर का भी है और आदमी के धन का भी नुकसान होता है, लेकिन सरकार गांव-गांव तक शराब के ठेके पहुंचा सकती है, क्योंकि उससे इनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जी लेकिन किसान को अवेयर करने के लिए, किसान को जानकारी देने के लिए, कि किसान को पूरी जानकारी हम लोग गांव स्तर पर उपलब्ध करा सकते हैं। स्वामीनाथन आयोग में भी यही बात कही गई थी कि भाई किसान को आप जागरूक कीजिएगा। आप शराब के ठेके खोल सकते हो, लेकिन आप जागरूक केंद्र नहीं बना सकते हो। आप कहते हैं कि भाई किसान संगठन क्या कर रहे हैं, किसान संगठनों को आप अधिकार दीजिएगा कि भाई आपका अधिकार ये है कि किसान को आप जागरूक कीजिएगा। लेकिन आप भी सड़कों पे आ रहे हैं, मेरी बात आप ज्ञापन दे रहे हैं, आप सड़कों पर आ रहे हैं, मेरी बात अधिकार है ना नहीं आपका? नहीं ये भी तो अधिकार है आपका, मेरी बात ये असली मुद्दा यही है। नहीं मेरी बात सुनिएगा आप जरा, मेरी आप, इसमें फर्क है। इसमें हम अपनी बातें, किसान की बातें रखने के लिए हम लोग रोड पे जाते हैं। हमें रोड पे जाने का कोई शौक नहीं है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि आप कानून व्यवस्था अपने हाथ, आप रोड पे जा रहे हैं किसान भाइयों की आवाज रखने के लिए, आवाज रखने के लिए। उसी लेवल पर आप किसान भाइयों को गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर, आपके संगठन इतना बड़ा संगठन है, पूरे भारत में चल रहा है, तो किसान भाइयों को अवेयर क्यों नहीं कराते हैं आप? मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय किसान संगठन हर बार, हर साल जैसे ही फसल लगने का समय आता है, हम लोग अवेयर कराते हैं। लेकिन आप देखते हो कि मैं भारतीय किसान संगठन या कोई भी संगठन बाजार में बीज उपलब्ध नहीं करा सकता है, खाद उपलब्ध नहीं करा सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये कहीं ना कहीं सरकार को ये उपलब्ध करानी पड़ेंगी। वही बात आती है जहाँ से हम चलते हैं कि सरकार क्यों नहीं खाद बीज की व्यवस्था क्यों नहीं गांव स्तर पर करती है। सरकार अगर खाद और बीज की व्यवस्था गांव स्तर पर कर देगी और संगठन जो है, संगठन उनको अवेयर करेंगे कि भाई सरकार ने ये चीज़ें पहुंचाई हैं आप तक, लेकिन उस चीज़ को आप लाओ तो सही, धरातल पे तो लाओ कि जिससे संगठन अपना काम करें। सरकार भी अब धरातल पे लेके आएगी। मेरा सवाल अभी भी वही है कि आपका संगठन गांव-गांव जाकर किसान भाइयों को अवेयर कर रहा है या नहीं कर रहा है? देखिए, मैंने आपको कर रहा है तो क्या माध्यम है? मेरी बात सुनिएगा। हम लोगों का जो माध्यम होता है, हम लोगों का माध्यम होता है पंचायत, क्योंकि हम पंचायत के माध्यम से ही किसान भाइयों को जागरूक करते हैं। और रहा सवाल कि भाई जागरूक के साथ साथ फिर मैं वहीं आऊँगा, आप कहीं भी जाएंगे, मैं वहीं पर आऊँगा कि मैंने जागरूक कर दिया, भारतीय किसान संगठन ने जागरूक कर दिया, लेकिन जागरूक करने से मिला क्या? बीज मुझे बाजार में उपलब्ध नहीं है, खाद बीज मुझे बाजार में उपलब्ध नहीं है, बिजली समय से आ नहीं रही है, तेल के रेट आप बढ़ा रहे हो, तो इसमें मेरा जागरूक करने का क्या रिजल्ट निकला? क्या कुछ ऐसा कुछ मुझे लाभ हुआ? हम सब जागे हुए हैं, सब जाग रहे हैं जी, सब जाग रहे हैं। तो मतलब लेकिन उस जागने, ठेकड़ा जो है सरकार पे फोड़ रहे हैं आप। देखिए, मैं ठेकरा फोड़ने की बात नहीं कर रहा, ये एक सच्चाई है, जो सच्चाई मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। भाई देश का राजा है, देश चला रहा है, उसमें अच्छा होगा तो वो करेगा, बुरा होगा तो वो करेगा। तो राजनीति में किसान भाइयों का शोषण हो रहा है, यूज हो रहा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, राजनीति में जो शोषण हो रहा है, मैं शोषण नहीं कहूँगा। देखो, किसानों का जो भला चाहता है वो कौन चाहता है? जो पार्टी विपक्ष में होती है, आप सिर्फ समझिएगा मेरी बात को, जो पार्टी सिर्फ विपक्ष में होती है वो किसानों के भले की बात करती है, और उस पार्टी की अगर सरकार बन जाती है तो वो भले की बात नहीं करते। इससे आप अंदेशा लगा सकते हो कि किसान को सिर्फ वोट बैंक के तहत राजनीतिक पार्टी जो है वो प्रयोग में ला रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, यूज कर रही है, सिर्फ यूज कर रही है जी। तो कहीं आप भी यूज नहीं कर रहे हैं किसानों को? आप भी राजनीति में आना चाह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है? अब इसके लिए मैं भारत में देखिए ना कितने किसान संगठन बने हुए हैं, और किसानों की जो दशा है वो आज भी वैसी की वैसी है। मैं अब मेरा सबसे यही सवाल होता है, आपसे भी यही सवाल है, आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपसे भी यही सवाल है कि आप भी अपना नाम चमकाना चाह रहे हैं, आप भी राजनीति में आना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय किसान संगठन एक अराजनीतिक संगठन है जी। और अभी या भविष्य में हमने ऐसी कोई नीति नहीं बनाई है कि हम लोग राजनीति में जाएं। और मैं फिर एक बात फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप कहते हो कि वह देश में इतने सारे संगठन हैं जी। मुझे
बड़ा दुख होता है जी कि किसानों की बात करने वाले संगठनों को लोग बाग गिनते हैं जी। कि भाई देश में इतने संगठन चल रहे हैं। किसी भी नहीं, हम गिन नहीं रहे हैं, नहीं हम मैं बता रहे हैं, मैं भी आपको कितने बता रहा संगठन चल रहे हूँ। हैं, मैं भी किसान आपको भाइयों के मैं भी भले के लिए बता काम रहा हो रहा है, हूँ। लेकिन देश किसान में की जो दशा है वो दे- वैसे की वैसी है। देश में हर साल जब भी चुनाव आता है जी 2 से 4 राजनीतिक पार्टी पैदा हो जाती हैं। जी उन पर आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया कि भाई देश में इतनी राजनीतिक पार्टी क्यों हो रही है। उठाते हैं, सवाल उठते हैं, रोज मैं आप देखते हैं, मैं सवाल मैं क्यों उठ बताता रहे हूँ हैं। आपको। दूसरी बात आती है कि किसानों की दशा। जी फिर हम किसानों की बात करते हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश के सभी किसान संगठनों को आप बंद करा दीजिएगा जी और बंद कराने के 1 साल बाद आप देखेंगे कि देश के किसानों का क्या हुआ। ये तो देश के संगठन हैं जिनकी वजह से किसान थोड़ा आपकी बहुत वजह बचा। से किसान भाई आज थोड़ी मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं देश के किस संगठनों की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं देश के सभी संगठनों की बात कर रहा हूँ कि अगर देश का किसान जो है आज सुरक्षित है तो इन किसान संगठनों की वजह से सुरक्षित है। जो संगठन अपने अपने स्तर से किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। सरकार का हमें ये साहब सरकार की बात तो आपके सवाल को फिर मैं उठा देता हूँ। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे सरकार ना दे सके, जी लेकिन इनकी नीयत से साफ पता चलता है कि वो आज तक इन्होंने लागू नहीं करी। मतलब अपने वोट बैंक के चक्कर में और अपने फायदे के चक्कर बिल्कुल में वो लागू नहीं कर वो रहे। लागू नहीं यही कह रहे हैं आप। वो लागू नहीं करी। जी अब दूसरी बात आती है भी किसान को फायदा। आज किसान जो है फसल पैदा करता है, जी उस फसल का उसे क्या मूल्य मिलता है ये सरकार तय करती है। जी जबकि एक जूता बनाने वाली कंपनी जूता बनाती है और उसका मूल्य वो निर्धारित करती है कि मेरा जूता इतने पैसे का है। सिर्फ ये एक फ़र्क है कि जिस दिन आप किसानों को ये अधिकार दे दो कि वो अपने फसल के पैसे अपने आप तय करें, देश का किसान संपन्न हो जाएगा। और देश में मैं आपको एक सवाल का बहुत जवाब देना चाहता हूं कि देश में किसी किसान संगठन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी 20,000 करोड़ जो बजट अभी जो आया जी, कृषि के उसमें कितना आया, क्या कहेंगे, सही था नहीं था? इन्होंने 5,400 कुछ लाख करोड़ रुपए कृषि के लिए दिया। जी अब इनकी मंशा क्या है, इनकी नीयत क्या है, वो आप देख सकते हैं। जी इन्होंने जो फसल खरीदी वो तो हर साल खरीदते हैं ये लोग। इन्होंने फसल खरीदी, उस फसल को भी इसी राहत पैकेज में जोड़ दिया। जी अब आपसे मेरा एक सवाल है कि ये राहत पैकेज है या उस फसल का मूल्य दिया है? सरकार से कीजिए सवाल। नहीं, मैं आपके माध्यम से करना चाहता हम हूँ। हमारे माध्यम से आपके माध्यम से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये राहत पैकेज माना जाए या किसान से फसल खरीदी गई है उसका पैसा माना जाए? जी ये कुछ सवाल हैं जो आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से करना चाहता हूं कि इसी बात को सिर्फ आप बता दो कि राहत पैकेज में किसानों के लिए अलग से क्या दिया। आप कहते हो कि देश में भंडारण क्षमता बनाएंगे, मैं आपको स्वागत करता हूं साहब, भंडारण क्षमता बनाइएगा, लेकिन वो भंडारण क्षमता का क्या सीधा लाभ किसान को मिलेगा या उसके लिए भी आपने कोई एजेंसी बैठा रखी है? जी अगर उसमें कोई एजेंसी बैठा रखी है तो किसान का फिर शोषण होना है, जी इसको आप रोक नहीं सकते। जी आप नीति ऐसी बनाइए जिससे सीधा का सीधा फायदा किसान को मिले। किसान को आप रेल चलाने की बात करते हो साहब, बहुत बढ़िया बात है, आप रेल चलाइए, किसानों के लिए रेल चलाइए, लेकिन किसान को की फसल, किसान का दूध, किसान की मच्छी सीधी बाजार तक कैसे पहुंचेगी? जी ये सिर्फ रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना है या उसके लिए भी एजेंसी है? उसके लिए आपने क्या कहा है? उसके लिए विस्तार में आज तक भी सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया है कि हमने किसान को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए ये रेल चलाई है या भंडारण क्षमता हम लोगों ने बनाई है। तो ये बहुत सारे सवाल हम किसान संगठन करते रहते हैं कि भाई इन बातों का भी जवाब दे दो। जवाब मांगते हो तो जवाब कोई मिलता नहीं है, और इन बातों का जवाब लेकर आपके माध्यम से और एक बहुत बड़े आंदोलन के माध्यम से भारतीय किसान संगठन फिर आपके सामने आएगा और ये इस बार सरकार से दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे कि कम से कम सच्चाई बताइए कि किसान को आप कब तक परेशान करोगे। जी आत्महत्या, किसान भाई आर्थिक तंगी में आकर, कर्जे में आकर आत्महत्या कर लेता है, उसका कोई चारा नहीं बचता। ना सरकार उस समय कोई मदद कर पाती है, ना ही किसान संगठनों की तरफ से कोई मदद हो पाती है। अभी एक मामला आया बुंदेलखंड के महोबा में,
और दूसरी जो घटना है वो है पनवाड़ी क्षेत्र के मसूदपुरा की। दोनों ही किसान थे, युवा किसान थे, 28 से 30 साल की उम्र थी और पूरा भरा परिवार अपना छोड़ के पीछे। देखिए ये आर्थिक तंगी के कारण ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है देश का, कि देश का किसान जो अन्नदाता है जी, वो आत्महत्या करने पर विवश है जी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि किसान संगठनों को कुछ अधिकार ऐसे दो कि सरकार से सीधी बातें कर सकें, सरकार के नुमाइंदे से सीधी बात कर सकें। हम लोग ज्ञापन के माध्यम से या दूसरे किसी माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से, समाचार चैनलों के माध्यम से हम अपनी बात रखते हैं। उस बात को सरकार कितनी गंभीरता से लेती है ये उनके ऊपर निर्भर करता है। और जिला स्तर पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि संगठन ये नहीं बताते हों कि उस ज़िले में वहाँ किसानों के साथ ये घटना घटी जा रही है, लेकिन सरकारी नुमाइंदे उस बात को जब तक नहीं सुनते जब तक कोई ना कोई किसान आत्महत्या ना कर ले। सरकार, जितने भी किसान संगठन हैं वो सिर्फ सरकार तक इस बात को पहुंचा सकते हैं कि यहाँ का किसान बहुत पीड़ित है, वो कर्ज में दबा हुआ है, कहीं ना कहीं ये सारी की सारी खामियां जो हैं ये सरकारी तंत्र से है। इसमें किसान संगठन सिर्फ जागरूक कर सकते हैं, सरकार को बता सकते हैं और किसान को जागरूक कर सकते हैं। किसान के साथ ऐसी क्या समस्या है, इस पर विचार करने वाली बात है कि वह किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है। आत्महत्या करने का किसी को शौक नहीं है, वो पीड़ा है एक, वो पीड़ा कहते कहते जब थक जाता है तो रस्सी का फंदा गले में लटका लेता है। ये पीड़ा जब ही समझ में क्यों आती है जब कोई किसान लटक जाता है, उससे पहले क्यों नहीं। भाई बुंदेलखंड की हम बात करते हैं, आपने बुंदेलखंड का ये जिक्र किया है। बुंदेलखंड में आप देख सकते हो कि हर साल सैकड़ों किसान आत्महत्या करते हैं। बुंदेलखंड में पूरे भारतवर्ष मैं बुंदेलखंड की आपने अभी बात करी, मैं सिर्फ बुंदेलखंड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बुंदेलखंड में हर साल किसान आत्महत्या करते हैं, सैकड़ों किसान आत्महत्या करते हैं। कोई ये पहला वाकया नहीं है, लेकिन किसान संगठनों ने बहुत बार सरकार से ये कहा है कि यहाँ पानी की समस्या है, छोटे छोटे पैसे के लिए ये लोग आत्महत्या करते हैं, आप इनको एक आर्थिक पैकेज दो। लेकिन वो आर्थिक पैकेज दिल्ली से चलता है, लखनऊ से चलता है, लेकिन बुंदेलखंड तक नहीं पहुंच पाता है। इस बारे में हम लोगों ने कई बार सरकार का ध्यान केंद्रित किया है कि ऐसी क्या चीज़ है कि पैकेज तो यहाँ से चलता है, वो किसान तक नहीं पहुँचता है। आप लोग तभी क्यों जागरूक होते हो जब कोई किसान आत्महत्या कर लेता है, उसके बाद तो आप मुआवजा देते हो, आप चार बातें अलग की करते हो, उससे पहले क्यों नहीं करते हो। किसान संगठन को सिर्फ इतना अधिकार है कि वो उस क्षेत्र की समस्या को सरकार तक पहुंचा दे। उसका माध्यम तहसील स्तर हो सकता है, उसका माध्यम जिला स्तर हो सकता है, उसका स्तर कमिश्नर हो सकते हैं, मुख्यमंत्री के माध्यम से ज्ञापन से पहुंचा सकते हैं। लेकिन कभी भी सरकारी तंत्र की तरफ से ऐसी कोई गोष्ठी नहीं रखी गई कि जिसमें ये दर्द सुन लिया जाए किसानों का कि भाई चलो आओ हम मिलकर बैठ कर बात करते हैं कि आखिर ये आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं। ये एक सोचने वाली बात है। और मैं आपसे फिर कहूँगा कि अपने चैनल के माध्यम से इसको आप बार बार दिखाओ कि किसान आत्महत्या देश में, ये तो बुंदेलखंड की बात है, आप महाराष्ट्र में चले जाओ, महाराष्ट्र में बहुत बड़े स्तर पर आत्महत्या करते हैं, किसान करते हैं, जबकि पूरे देश को वहाँ से प्याज मिलती है। आप मध्य प्रदेश में आप चले जाओ, आप कर्नाटक चले जाओ, उड़ीसा के किसानों को तो बेचारों को देखा भी नहीं जाता है कि वो कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उनको कभी अखबार और न्यूज़ चैनल में भी उसको जगह नहीं मिलती है। ये एक बहुत ही दयनीय स्थिति है इस देश के किसान की। मैं आपसे पुनः क्या कहते हैं एक कहूँगा कि आत्महत्या के ऊपर भी आप लोग सरकार का ध्यान केंद्रित करें। जैसा कि हमने आप सब किसान भाइयों से वादा किया था कि एक किसान भाइयों के लिए एक प्रोग्राम हम लेके आएंगे, हम उस पर खरे उतरे हैं। हम एक प्रोग्राम ये लेके आए हैं, आपके लिए है, ये आपका प्लेटफॉर्म है। आज हम भी अपील करते हैं कि कोई भी किसान भाई किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी में अगर है तो हमसे कांटेक्ट करे। हम आपकी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाएंगे, जो ऐसे हमारे किसान संगठन जो चल रहे हैं उन तक पहुंचाएंगे। लेकिन प्लीज़ एक हमारी अपील है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आत्महत्या का कभी ना सोचें। एक आखिरी सवाल जी, यूपी सरकार को कितने नंबर देते हैं आप 10 में से, जो किसान नीतियों के ऊपर जो उन्होंने काम किया है?
देखिए, हम लोग एक सिर्फ किसानों का संगठन चला रहे हैं जी। और किसानों के दर्द के और मजदूर के दर्द की बात कर रहे हैं, और नंबर देना का काम ये हमारा नहीं है। नंबर सिर्फ पूरे उसमें नहीं कह रहा हूँ मैं खाली जो किसान मैं की मैं नीतियों मैं पे मैं जो सरकार ने काम किया या मैं वही किसान बता भलाई रहा के लिए काम किया, हूँ। सिर्फ देखो, उस पे बात किसान और किसान परिवार जी। बड़ा सीधा होता है। आप नंबर की बात कर रहे हैं, मैं नंबर की बात को आगे बढ़ाता हूँ। जी। एक लेखपाल किसी गांव में पहुंच जाए जी। और वो किसान का छोटा सा भला कर दे, तो किसान परिवार हाथ जोड़ के कहता है, साहब बैठो, मेरे लिए कुछ सेवा हो तो वो जी। बताओ। अगर सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए कुछ अच्छा कर देगी तो किसान तो हाथ जोड़ के कहेंगे, साहब आपने बहुत अच्छी चीज़ कही है। तो इसमें मेरा नंबर देना या ना देने का तो कोई सवाल नहीं है। ये तो किसान है, अन्नदाता है, ये तो अपना आप ही नंबर देता है, अपना आप क्या कहते हैं, नंबर देता है। किसानों की आवाज़ मैं किसानों की आवाज़ की बात कर रहा हूँ, और किसानों की आवाज़ ही मैं बोल रहा हूँ कि जब आप कुछ भला कर दोगे किसानों का, तो किसान तो अपना आप जय जयकार करेगा आपकी। किसान अपना आप आपको नंबर दे देगा, तो नंबर लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसमें सरकार की। तो समझने वाली बात है कि किसानों को का ऐसा कुछ भला हुआ नहीं है। अगर ऐसा कुछ भला आप कर देते तो बुंदेलखंड पैकेज हर साल आप देते हैं, तो किसान वहाँ का आत्महत्या ना करे। तो इस बारे में मैं नंबर तो कोई की बात नहीं करूँगा। मेरे किसान भाइयों का भला कर दो, वही वो 100 में से 100 ले लो हमसे। जी। हम भी यही कहेंगे, किसान भाई है तो हम हैं। जैसा कि हमने पहले भी अपने पहले एपिसोड में भी आपको बताया था कि अन्नदाता किसान है तो हम हैं, हम सब हैं। हमारी सरकार से, राजनीतिक पार्टियों से, सभी नेताओं से एक अपील है कि किसानों का शोषण बंद हो, राजनीति के लिए इनका यूज ना हो। जो आपने वादे किए हैं वो पूरे करें। द लोकमंच किसान भाइयों का अपना प्लेटफॉर्म है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।